हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th 1B क्वेश्चन नंबर 9 रीड करिए। कह रहा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। प्राकृतिक संख्या बताया गया n। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है पहले ये मालूम होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनाइट तक। तो n बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। प्रश्न है 6 के पावर n क्या 0 पर समाप्त यानी 6 के पावर यानी इक्वल टू 0 प्राप्त हो सकता है, यह आपको सिद्ध करना है, बताना है। तो n बराबर हम ले सकते हैं 1 2 3 4 जो भी हमारे पास है 6 के पावर n की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, n की जगह पर 2 लिख सकते हैं, n की जगह पर 3। इस प्रकार से प्राप्त करके देखते हैं। तो 6 के पावर 1 हमने जब लिखा तो बराबर 6 कम 6 आया, क्योंकि 6 का एक ही बार गुणा रखेंगे, 2 बार नहीं रखेंगे। 6 के पावर 2 लिखा तो 6 गुणते 6 तो 6 रंग 36 आया। इसका मतलब 0 प्राप्त नहीं हो सकता है, तो हमने लिख दिया नहीं। इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आएगा, जब भी आएगा यस या नो, हाँ या ना में आपको बताना होगा। तो ये हम 0 कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि n बराबर 0 भी होता तो 6 का पावर 0 बन जाता, और किसी भी अंक के पावर 0 का मान 0 नहीं होता। किसी भी अंक के पावर 0 का मान सदैव 1 होता है, कभी भी 1 आता, यानी 0 किसी भी हालत पे नहीं आ सकता। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो अगर पूर्ण भी कह दिया जाए तब भी इसका मान 0 नहीं प्राप्त होगा। और 10वां सवाल है 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13। इसी में से 2 क्वेश्चन है। आगे का है 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5। इन संख्याओं के लिए कहा गया व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं कब हो सकती हैं? किन्हीं 2 संख्याओं का, 2 का मतलब 7 में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो। तो अगर उनके गुणनखंड हो रहे हैं और गुणनखंड दोनों में प्राप्त हो, वही संख्या, सेम संख्या, जैसे पहली का अगर हमारा 5 गुणनखंड मिल रहा है, दूसरे में भी 5 मिल रहा है, तो फिर 5 से वो विभाज्य हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो यही हम देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ 7 गुणते 11 गुणते 13 और प्लस 13, तो यहाँ पर भी गुणनखंड 13 और यहाँ, यानी कुल मिला के कॉमन ले लें हम। अगर कोई चीज़ कॉमन मिल रही है तो वो उसका गुणनखंड है। फैक्टर में भी यही पढ़ाया गया, द्विघात समीकरण के यहाँ जहाँ हमारे फैक्टर हुए वहाँ ये पढ़ाया गया कि कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन होता क्या है? वह उसका गुणनखंड होता है, क्योंकि जब ब्रैकेट के अंदर जो संख्या बचती है तो जो संख्या कॉमन लेते हैं उससे भाग देने के बाद जो बचती है उसी को हम ब्रैकेट के अंदर नोट करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये हमारी संख्या इसमें कॉमन है, इसलिए यह भाज्य है। 13 कॉमन मिल रहा है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे में 5 कॉमन मिल रहा है, तो यह 5 से भाज्य है। यह 5 से भाग हम इसमें दे सकते हैं। इसको सॉल्व भी करेंगे, 7 का गुणा 11 हम कराएंगे, फिर गुणा 13 हम कराएंगे और 13 जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर 13 से भाज्य हो जाएगी, इसलिए यह भाज्य है। तो दोनों देख लीजिए, ये 5 से भाज्य है और यह 13 से भाज्य है। तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि इनके गुणनखंड में 5 सम्मिलित हैं और 5 कॉमन मिल रहा है, अतः यह 5 से भाज्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह हमारी भाज्य संख्या है। 11 नंबर कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। रास्ता, पथ मीन्स रास्ता। एक मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार मैदान है।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया जब उसका चक्कर लगाती है तो 18 मिनट में पूरा कर लेती है, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। ये दोनों एक ही स्थान से, यानी निश्चित बिंदु है, वहीं से दोनों को दौड़ाया जाता है और एक ही समय पर चक्कर लगाने को कहा गया। तो सोनिया 18 मिनट में पूर्ण करती है, रवि 12 मिनट में। तो रवि तो जल्दी पहुंच गया, लेकिन सोनिया नहीं पहुंच पाई, पीछे रह गई। कब तक ये दौड़ते रहें, कितने मिनट तक ये दौड़ते रहें कि आगे जो भी समय मिले, किस समय पर ये उसी स्थान पर या एक साथ मिल जाएं, क्योंकि आगे पीछे हो गए पहले ही चक्कर में। तो ऐसे प्रश्नों में याद रखते हैं समय हमें ज़्यादा लगना चाहिए या कम लगना चाहिए, ये ध्यान देते हैं। तो जो हमारा समय दिया है 18 मिनट में सोनिया का है, 12 मिनट में रवि का है, इससे कम तो लगेगा नहीं, क्योंकि एक चक्कर में ही वो पीछे हो चुके हैं। तो इससे ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय के लिए लासा का प्रयोग करते हैं, एलसीएम का। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं और आंसर प्राप्त कर लेते हैं। तो 12 और 18 का हमने एलसीएम निकाला, 2 छक्का 12, 2 नहीं 18, फिर 2 3 6, 9 नहीं कटा, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 का 9, फिर 3 से काटा 3 एकम 3, कट गया पूरा। तो एलसीएम जो हुआ 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, यानी एलसीएम हमारा हुआ 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। इनका गुणा कराया, 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 मिनट बाद। जब 36 मिनट होंगे तब दोनों एक साथ होंगे, इससे पहले वो एक साथ नहीं मिल सकते। तो इस तरह के प्रश्न ऐसे हम सॉल्व करते हैं। और एक्स वाई के लिए, छोटी संख्या के लिए मैंने कल भी सवाल सॉल्व कराए थे। आज लास्ट सवाल है इसका 14 नंबर। इसमें 3 मान दिए एक्स वाई जेड। तो देखिए कि कैसे हम इनका मान निकालते हैं। ट्रीज विधि हुई है आपकी फैक्टर की, गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए एक्स का गुणनखंड कौन कौन हुए, 2 गुणते 3381। तो एक्स का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्स बराबर क्या लिखना चाहिए, 2 गुणते 3381। तो एक्स बराबर 2 गुणते 3381, इनका गुणा कराया तो 6762 आया। ठीक, आगे चलते हैं। फिर वाई का भी मान निकालना है। तो वाई और 3 ये किसके गुणनखंड है, ये देखिए जरा, 3381 के, यानी 3381 बराबर होना चाहिए वाई गुणते 3, वाई गुणते 3। चूंकि 3381 के गुणनखंड मिले हैं वाई और 3, तो लिख देते हैं 3381 बराबर वाई गुणते 3। ये हो गया 3 वाई और बराबर में 3381। तो 3 वाई बराबर 3381। तो वाई बराबर 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सती 21। वाई बराबर आ गया 1127। अब जेड का मान आता है। तो जेड के लिए हम यहाँ देखते हैं 161 के जब गुणनखंड किए गए हैं, देखिए यही तो हैं इसके गुणनखंड, तो जेड गुणते 7 मिला है। तो लिख सकते हैं 161 बराबर जेड गुणते 7, 161 बराबर जेड गुणते 7। तो ये हुआ 7 जेड और बराबर में 161, ऐसे लिख दिया 7 जेड बराबर 161। जब जेड का मान निकालेंगे तो 7 का भाग दे देंगे, 161 बटे 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। तो जेड बराबर 23, यानी एक्स का मान 6762, वाई का मान 1127 और जेड का मान 23। ये आंसर आपका प्राप्त हुआ। तो इस तरह से 1B भी पूरी आपकी कंप्लीट हुई और 1C अगले पीरियड में। तो लेसन 7, लेसन 8, लेसन 9 फुल कंप्लीट, और लेसन 1A एंड 1B भी कंप्लीट, और 1C से अगले पीरियड पर। और अब आपका अगली सूचना आपको मिल चुकी होगी कि ऑफलाइन, यानी टाइमिंग भी आपको मिल गई होगी, आना है और यहीं पर आपको पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।